So very good morning to all of you. Once again, this is our chapter number 1, 10th क्लास की एनसीईआरटी हम शुरू कर रहे हैं आज से. ओके, आई एम टेलिंग यू हमारे इस मंथ के लास्ट तक हमारा मोर देन 50 सिलेबस वी विल बी कवरिंग एंड वी विल कवर इट. ऑलराइट, सो ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 1. ठीक है, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ज्योग्राफी का ही चल रहा है, अभी हम ज्योग्राफी सबसे पहले खत्म करेंगे. ठीक है, आई एम टेलिंग यू इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है. अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू दिस इज द सिलेबस. यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस कंप्लीटली एटलीस्ट वंस. अगर आप डिफेंस के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू गो विद दिस. ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लो इसको. फॉर एनी क्यूरी और एनी डाउट जस्ट टू व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में दिया गया. कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स वगैरह वगैरह ये दे रखा है. तो बता रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल या फिर इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड कल्चरली जो एक्सेप्टेबल है कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. रिसोर्स क्या है? संसाधन है. ठीक है, वो क्या है आपको पता है, जो टेक्नोलॉजिकली हमको एक्सेस करे, इकोनॉमिकली हमारे लिए फीजिबल हो, सस्ता हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. बस ये क्वेश्चन नहीं समझ सकते व्हाट इज द रिसोर्स. ऑप्शन दे देंगे टेक्नोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द रिसोर्स. ऑप्शन 1 टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, नंबर 2, नंबर 3 कल्चरल एक्सेप्टेबल एंड फोर्थ कुछ भी दे देंगे एक्स वाई जेड या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यू नीड टू गो विद द ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस. अभी इसके बारे में पूरा इन्होंने ब्रीफ में चार्ट दे रखा है, बताता हूँ. The process of transformation of things available in an environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर. ठीक है, हम लोग नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी हो सकता है, फिर क्रिएट इंस्टीट्यूशन वगैरह टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पता है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दे आर नॉट यार, वो नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की एक फंक्शन है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स. मतलब ह्यूमन बींग्स हिमसेल्फ आर अ रिसोर्स. ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. वो जो एनवायरनमेंट में हमारा मटेरियल अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे मिट्टी से वो ईंटें बना देते हैं. तो व्हाट इज दैट? दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द मड टू द ब्रिक. ओके, एनवायरमेंटल रिसोर्स एंड यूज देम, उसको यूज करते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, जो कि बायोटिक या फिर अबायोटिक हो सकते हैं. एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और फिर नॉन रिन्यूएबल, खत्म हो सकते हैं फिर नहीं खत्म होने वाले भी हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हो सकता है इंडिविजुअल का, फिर गवर्नमेंट का हो, कम्युनिटी का हो, नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, किसका ओनरशिप किसके पास है, मतलब सबके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट लाइक पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व वगैरह वगैरह. रिसोर्स के बारे में पूरा उन्होंने टेबल दे रखा है. नेचुरल क्या है और ह्यूमन वाले क्या है. तो नेचुरल में दो टाइप करते हैं, एक रिन्यूएबल जो खत्म नहीं होते और नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाएंगे. तो जो नॉन रिन्यूएबल है वो रिसाइकलेबल मेटल्स, नॉन रिसाइकेबल एग्जांपल फॉसिल. अच्छा, नॉन रिन्यूएबल में दो टाइप होते हैं. एक होता है जो रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक, जैसे कि धातुएं हमारी. और नॉन रिसाइकल जो रिसाइकल नहीं हो सकते वो हमारे फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह. आपको पता ही है, ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलना हमने. ठीक, इधर ही हमारा लाइक प्लास्टिक वगैरह हो गया जिसको हम कई बार रिसाइकिल कर लेते हैं. ठीक है, और उसको रीयूज करते हैं फिर. 5 R कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, हमने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी तो उससे बताना 5 R में सीरीज बाई आर की फुल फॉर्म्स क्या है. ठीक, रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस, ऐसे करके सारी चीजें. रिन्यूएबल में दो टाइप के आते हैं, कॉन्टिन्यूस जो रिन्यू और फ्लो, या फिर बायोलॉजिकली जो है. तो बायोलॉजिकल में दो आते हैं, एक नेचुरल वाला और एक वाइल्ड लाइफ वाला. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे जंगल वगैरह हैं वो बायोलॉजिकली रिसोर्स हैं और वाइल्ड लाइफ हमारा भी है. ठीक, कॉन्टिन्यूअस फ्लो एग्जांपल विंड वाटर, ये क्या है? रिन्यूएबल है. कभी पानी खत्म नहीं होना, कभी हवा रुकनी नहीं, ये बता रहे हैं बस. यहाँ पे दे रखा है कोई एक्टिविटी करने के लिए, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर से होते हैं बायोटिक एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना. जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, मछली, लाइफ स्टॉक वगैरह, ये हमारे क्या है? बायोटिक. ठीक, अबायोटिक जो है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक. जैसे फॉर एग्जांपल चट्टाने, पत्थर वगैरह, ये सब सारे हमारे अबायोटिक है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है?
खत्म होने की अगर बेसिस पे देखें तो रिन्यूएबल मतलब कि जिनको जो खत्म नहीं होते, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जो इन तीन तरीकों से फिजिकल हो, मैकेनिकल या फिर केमिकली रिन्यू हो जाए, वो क्या कहते हैं, वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर, सूरज कभी नहीं छुपने वाला, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। अभी देखो ये सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि इसके एग्जांपल कौन कौन से ऑप्शंस में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स और इज नॉट अ रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जो भी है बस यही आता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बस ये देख लो जो चीजें खत्म हो जाएंगी वो नॉन रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल मतलब जिनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं तो वो रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, एंड दी रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। उनके फॉर्मेशन में बहुत करोड़ों साल लगते हैं, लाखों करोड़ साल, ठीक है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल हैं, कुछ मेटल्स हमारे, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। ठीक, आपको बता चुका हूँ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अभी ऑनरशिप के बारे में देखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली, ठीक है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, मतलब गांव में बहुत से लोगों के पास जमीन है, कईयों के पास नहीं है। अर्बन जो शहरी पीपल हैं ओन प्लॉट, उनके पास होते हैं, घर होते हैं एंड अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लांटेशन, पास्चर्स, लैंड्स, पॉन्डर, बॉन्ड, वेल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनर्स बाय ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो एक कम्युनिटी के लिए होते हैं, दीज देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, हमारे चरने वाले घास के मैदान, बरील ग्राउंड जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, ब्लिच, विलेज में जो हमारे तालाब होते हैं ये सबके कम्युनिटी के लिए, सबके लिए, उसके लिए। पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर de facto accessible to all the people living there, ठीक। अब नेशनल रिसोर्स की बात करते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बीइंग टू द नेशन बिलोंग टू, मतलब जनरली तो हम सारे चीजें देश की ही हैं, बट द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, के लिए भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। जैसे आप देखते हो कहीं से अगर हाईवे पास हो रहा है तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, किसी का घर आ रहा होगा, किसी का खेत आ रहा होगा, किसी का प्लॉट आ रहा होगा, तो सबको गवर्नमेंट के पास ये लीगली वो लाइक राइट है कि वो उनसे ले सकती है। बट हाँ, कंपनसेशन डेफिनेटली मिलेगा, बट ये इनको मिल जाएगा, ठीक। Even private property for public good, you might have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land, ठीक है। All the minerals जो हमारे water resources हैं, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical mile, very very important। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओशनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स, 24 और एक और रहता है 200 समथिंग का, वो कौन कौन से माइल्स होते हैं आपको सब बताऊंगा। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन, मतलब जो 12 नॉटिकल, जो हमारा शोर है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस में जितनी भी चीजें हैं, हमारे राइट भी यहाँ पे चलते हैं। टेरिटोरियल वाटर उसको हम कहते हैं, हमारे टेरिटरी में आता है, उसमें जितने भी रिसोर्सेस निकलेंगे वो हमारे होंगे, वहां पर हमारे राइट चलेंगे, लॉस वगैरह उसमें होंगे। और कोई चीज अगर इधर आती है तो हम उनसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, कोई भी फॉरेन शिप वगैरह आती है तो। ठीक। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके, which regulate some resources, the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the coastline of the country। ये देखो 200 nautical miles of the coastline of the country belong to open ocean and no individual country can utilize there without the occurrence of international institutions। यहाँ से लेके 200 nautical mile तक तो आपकी किसी पर्टिकुलर जिस भी कंट्री की बाउंड्री टच करती है उसका राइट होगा, वहां पे वो अपना खनन वगैरह कर सकती है, ठीक है। वहां से जो भी है उसको निकाल सकती है, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं। बट आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाती है, यहाँ पे किसी का राइट नहीं है, ठीक। यहाँ पे यही दे रखा है। एंड नो कंट्री इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है।
अभी यहाँ पे एक फैक्ट देखा है, इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज nodules from the bed of the Indian Ocean that and from that area which lies beyond the exclusive economic zone EEZ. Identify some of the resources which are made. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अभी तक ये किसी क्वेश्चन में नहीं आया, किसी पेपर में सॉरी नहीं आया. ये आएगा, इस बार आएगा मेरे ख्याल से. कि EEZ में हमारे हमारे पास एक ही इंडिया हैज गॉट द राइट, हमारे पास राइट है कि हम मैग्नीज की माइनिंग कर सकते हैं. मैग्नीज नोड्यूल्स की फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन से ही निकालेंगे हम ऑब्वियसली. मतलब ये है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल खत्म हो गया, बट उसके बाद भी हम मैग्नीज की वो कर रहे हैं, क्या खुदाई कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं जब समंदर से. वो याद रखना, वो आइटम है मैग्नीज. ठीक. और जो हमारे 200 नॉटिकल माइल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे बाहर रहता है तब भी. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के पोटेंशियली रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan, Gujarat have enormous potential for the development of हमारी हवा, solar energy, but so far these have not been developed properly. मतलब ये बता रहा है कि कुछ पोर्शन है जो डेवलप नहीं हुए बट वहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है. जैसे कि हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, आपको पता ही है. ठीक है. तो वहाँ पर हमें विंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए, बट उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है. वहाँ पे पोटेंशियल है ऑल दो. फिर होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो डेवलप हो चुके हैं. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी. वही है जो डेवलप हो गए रिसोर्स उनको डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं. स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक. मतलब जिनको हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, उनको बोलेंगे स्टॉक में अभी अवेलेबल है. कभी टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उनको निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ. अभी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आया था कि कुछ था ऐसे कि जिसमें हाइड्रोजन वाली कोई अगर कोई आइटम मतलब कोई अगर मशीन है तो उसमें क्या किसी चीज का कॉम्बशन होगा, और वो जब निकालेगी, जैसे हम पेट्रोल वाली गाड़ी चलाते हैं उसमें हमें धुआं वगैरह मिलता है, तो हाइड्रोजन वाली जो मशीन है उसमें हमें क्या निकलेगा, तो उसमें वाटर होगा. नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टॉक. ठीक है. रिजर्व क्या है, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. ये एक की लाइन है जो आती है पेपर में CAPF के स्पेशली. रिजर्व सबसेट है स्टॉक के. अभी बहुत जगह सब स्टॉक इज द सबसेट ऑफ रिजर्व. नो, reserve is the subset of stock which can be put into use with the help of existing technology know how, but their use has not been started. जिनका use start नहीं हुआ है, these can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power but presently it is being utilized only to a limited extent. ताकि हम इसको use कर रहे हैं. Thus the water in the dams forest is a reserve which can be used in the future. समझ रहे हो. अब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है इनका, सॉरी डेवलपमेंट रिसोर्सेज का हुआ कैसे, यही बता रहे. तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक. इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ओके. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इन दिस, बहुत बुरी तरह से हमने यूज किया. एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. क्या है, डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. खत्म हो रहे, छह हो रहे हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब which in turn divide the society into two segments, that is have nodes और rich poor. मतलब जो रिसोर्सेज हैं कई तो मतलब गलत तरीके से यूज हुए और उनका खत्म हो गए, और कुछ हैं जो गलत हैंड में, मतलब किसकी उनकी जो ऑनरशिप है गलत गलत हाथों में है इन द सेंस, और फिर वो सोसाइटी को रिच और पुअर में, मतलब गरीब और अमीर में डिवाइड कर दे रही है. अभी यहाँ पे देखो जरा. तीसरा है indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as global warming, ओजोन लेयर डिप्लीशन. सबसे बड़ा होल बना है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के ऊपर, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. ठीक. ये मेजर कॉजेज हैं. एन अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. ओके.
If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, अगर ये ऐसा depletion continue रहा, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. SDG goal important है, कितने हैं? 15 या 16 आप लोग बताओ, और कब तक हमें पूरे करने हैं वो सब बताओ, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट जो हो रहा है शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उसमें। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट कवर कर रखे हैं कि इसका क्या मतलब मकसद है। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना अपार्ट फ्रॉम रीडिंग दिस थिंग, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, उससे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, नॉट ओनली डिफेंस बट इवन यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यूपीएससी सीएससी, बिकॉज मैंने उसके पीवाईक्यूज देखे थे तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया था। और प्री या समथिंग की जो यूपीएससी का प्री होता है उस सेम ही सिलेबस पढ़ते हैं यार। खैर हम पढ़ते हैं, हमारा रियो डी जेनेरियो का समिट हुआ था 1992 में। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट से किसी कंट्री पर्टिकुलर बिलोंग करता है तो 100 से ज्यादा देशों के लोग ब्राजील में मिले थे पर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, and the summit was convened for addressing urgent problems of environment protection and socio-economic development at the global level. Okay, the assembled leaders sign किया था उन्होंने the declaration on global climatic change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21. Very very important. Agenda 21 has been adopted in Rio de Janeiro, Brazil in 1992 for achieving sustainable development in the 21st century. Very important. ठीक है, एजेंडा 21 के बारे में जहाँ पे डिटेल दे रखा है। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. एजेंडा 21 का एम क्या है? अचीव करना है एसडीजी गोल्स। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना है, पॉवर्टी खत्म करनी है, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, mutual needs, shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. मतलब हर local government को अपना Agenda 21 बनाने चाहिए, सब बता रहा है इस पर। सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। क्या है रिसोर्स, पता नहीं नेचुरल क्या है। हाँ, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में देखते हैं। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आप डिफेंस में जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, लाइफ की प्लानिंग मतलब हर चीज की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर समवेयर यू इन योर माइंड प्लानिंग चलती रहनी चाहिए हर चीज की रिगार्डिंग योर लाइफ। मतलब कोई भी काम आप लाइफ में कर रहे हो, स्टेइंग इन रूम तो आप रूम की प्लानिंग करोगे कैसे आप बढ़िया के रह सकते हो, उसको क्लीन रख सकते हो। मेक श्योर यू शुड बी हाइजीनिक, आपका ड्रेस सेंस अच्छा होना दिखना चाहिए, ठीक है। जो भी है उसको आप जितना बेटर कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू बिल्ड दैट इन योर सेल्फ। तो वही चीज आगे चल के आपको एसएससी में हेल्प करने वाली है, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो द प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडियस मतलब अच्छे तरीके से। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज enormous diversity in the availability of resources. हमारे पास बहुत सारे हैं। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. Okay, and there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources. Okay, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. मतलब कुछ जगह बहुत ज्यादा है, कुछ जगह बहुत कम है। अभी उन्होंने एग्जांपल दे दिया, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी आर रिच इन मिनरल्स हैं, उनके वहाँ पर कोयला बहुत सारा है, कोयला के डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, abundance of water resources है but lacks in infrastructural development. अरुणाचल प्रदेश में although वाटर बहुत ज्यादा है but just because of the hilly area वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में बहुत ज्यादा पावर उसकी कैपेसिटी मतलब है, मतलब बनाने की।
बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे पानी की कमी है. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country, and it has very rich cultural heritage यहाँ पे, but it is deficient in water, वहाँ पे नहीं है, infrastructure नहीं है, and कुछ other vital minerals हैं वो भी नहीं है. And this calls for balanced resources planning at the national, state, regional and local levels. मतलब वही है कि किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 1 रुपए है, काम चलेगा किसी के पास 9 रुपए है, किसी का 1 रुपए, काम चलेगा 5-5 रुपए में. तो यू हैव टू टेक इनिशिएट कि जो 9 वाला है और 1 वाला है, इन दोनों को बोलो भाइयों, काम दोनों को सेम ही करवाना है, उसका तो हो जाएगा, बट यहाँ पे आता है प्लानिंग की, उसके साथ साथ इसका भी हो जाना चाहिए, तो 5-5 रुपये बांटो. तो वहाँ पे आएगा आपका लीडरशिप क्वालिटी, कैसे आप प्लान कर रहे हो, कैसे और क्या मैनेज कर रहे हो. वो थिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगी डेफिनेटली एसएससी में. जीपी वगैरह होता है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वगैरह, जीटीओ का टास्क है, तो उसमें आपको पता लगेगा. खैर, अभी बात करते हैं यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, की कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. दिस इन्वॉल्व सर्वे करना, उसका मैप करना, एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की क्वालिटी इसमें क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है कम है ऐसे करके, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. नंबर दूसरा इवॉल्व करता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ठीक है, स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है उसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग का. तीसरा है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. ओके, I'm sorry. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning, right? For the first time, a first 5-year plan launched after independence, 1948. The availability of resource is a necessary condition for the development of any region. Okay, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development को कम कर सकती है. There are many regions in our country that are rich in resources, बहुत सारे हैं जो rich हैं, but these are included in economically backward regions हैं, यहाँ पे economically बहुत ज़्यादा मतलब पैसा वगैरह नहीं है. On the contrary, there are some regions which have a poor resource, जिनके पास कम resource हैं, base बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. वही है जिसका जो यूटिलाइजेशन अच्छे से हो गया वो इकोनॉमिकली हाई हो जाता है. तो द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेस इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. क्या था? रिच हमारे रिसोर्सेस. इट वॉज primarily the higher level of technological development of colonizing countries, ठीक है, that help किया that to them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. मतलब वही है, रिसोर्स है हमारे पास, उनको तरीके से यूज करना, और उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, स्किल्स, बाकी सारी चीजें हमें चाहिए. प्लानिंग चाहिए, सारी चीजें चाहिए. और उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास नहीं थी, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी सफर्ड, लाइक हमारे कोई और कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स वाले लेके चले गए थे, ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, दे यूज्ड हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, उन्होंने यूज किया था. अब पढ़ते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट क्वालिटी, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. ठीक है, this had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. Like Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. There is enough. मतलब गांधी जी के कौन से वर्ड थे? There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. मतलब हर किसी की आवश्यकता के लिए है, बट किसी की लालच के लिए नहीं है. तो ये गांधी जी के वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछ लेता है. हमारे गांधी जी ने क्या बोला था? There is enough for everybody's need, but and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level.
He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Okay. एट द इंडस्ट्रियल लेवल अभी यहाँ पे उन्होंने एक वो दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे। 1968 में उन्होंने किया था रोम ने। एंड सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सचुमचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अभी ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक इज रिटन बाय स्कूमैचर। स्कूमैचर। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission report of 1987। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब बता रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको आप देख लेना। एंड दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट किया इट as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कौन सी बुक बिलोंग करती है? Our Common Future। Another significant contribution was made at the Earth Rio Summit, Rio de Janeiro, Brazil in 1992 related to the हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में और स्कूमचर ने लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक। अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अभी टाइम देखते हैं कितना हो गया। 30 मिनट्स होने वाले हैं, चलो देखते हैं कितना कर पाते हैं, नहीं तो एक और उसका पार्ट बना दूंगा मैं। We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways, ठीक है। Thus land is a natural resource of utmost importance। हमें पता है जमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system। ये सब चीजें वहीं पे अर्थ पे होती हैं। However, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the मतलब निश्चित ही है लैंड हमारे पास, अनिश्चित नहीं है, तो इसको अच्छे तरीके से यूज करना। अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग के साथ। तो इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन है हमारे यहाँ पे, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, द्वीप वगैरह हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। 43% एरिया हमारा प्लेन है एंड विच प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए करता है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, पहाड़ हमारे 30% ऑफ द टोटल सर्विस एरिया। 43 प्लेन, 30% हमारा माउंटेन्स and surface area of the country, and ensure perennial flow of the some rivers, like provide facilities for tourism and ecological aspects। 27% हमारा क्या है ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। पठारी रीजन हमारा 27%। it possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest। पठार में हमारे क्या मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं। फिर बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। So the land resources are used for the following purpose। नंबर एक, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसको बोलेंगे बैरन या फिर वेस्ट लैंड, या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, तो उनका यूज क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, ठीक। नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है? एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड क्या है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो सकती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडिंग नेट सॉन एरिया, मतलब कुछ ऐसी मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं जो मिसलेनियस है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो सकती है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, उसको बोलेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और फैलो लैंड्स क्या है? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो एक या एक से ज्यादा साल से छोड़ रखी है उसको, तो उसको बोलेंगे करंट फैलो। अदर देन, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है। पांचवा हमारा नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। area sown more than once in an agricultural years plus net sown area is the known as the gross cropped area। बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। नेट सोन एरिया क्या है? तो द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच, जिसपे क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज, मतलब जिसपे फसल हमने हार्वेस्ट की है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन once in an agriculture year plus net sown area is known as cross cropped area। ये और कुछ इंपॉर्टेंट है।
लैंड यूज पैटर्न सबको दिखाऊंगा, अगली अगली क्लास में करता हूँ उसको। आई थिंक 30 मिनट्स का हो गया ऑलरेडी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप करना, इसमें भी लिंक डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी लिंक डाल दूंगा उसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा।